मेरी सुहागरात के दिन मेरे पति ने ताकत वाली गोली खा ली। उसके बाद वो पूरी रात मेरे साथ करते रहे। दर्द के मारे मेरी जान निकल रही थी, लेकिन मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी सुबह होने को थी तो अचानक मैंने देखा कि मेरे पति का तो। मेरा नाम रुचि है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जहां के लोग परंपराओं में गहराई से जकड़े हुए थे। मेरा परिवार भी इन्हीं परंपराओं का पालन करता था। हालांकि मेरा मन हमेशा से कुछ अलग करने का था। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपने स्कूल की सबसे अच्छी छात्रा थी। मेरा हमेशा से डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन मेरे परिवार की सोच कुछ और ही थी। मेरे पिता को लगता था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। उनका मानना था कि बेटियों का असली घर तो उनका ससुराल होता है, इसलिए उन्हें ज्यादा पढ़ाने से कुछ खास फायदा नहीं होता। मेरी माँ भी अपने पति की बात से सहमत थी। वे भी मुझे जल्दी से जल्दी शादी के बंधन में बंधता देखना चाहती थीं। लेकिन मैं इन परंपराओं के खिलाफ थी। मैंने अपने माता पिता से कई बार कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगी। गांव के लोग भी मेरे सपनों का मजाक उड़ाते थे। जब भी मैं अपने सपनों की बात करती, गांव की महिलाएं मुझे ताने मारती कि पढ़ लिख कर कौन सा आसमान छू लोगी। लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं जानती थी कि अगर मुझे कुछ हासिल करना है तो खुद ही अपनी राह बनानी होगी। मैंने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। तभी एक रोज मेरे स्कूल टीचर हमारे घर पर आए और उन्होंने मेरे पिताजी को लालच दिया कि अगर वो मुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजेंगे तो उन्हें वे पैसे देंगे। मेरे पिताजी लालच में आ गए और पास ही के शहर के कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। कॉलेज के पहले दिन ही मेरी मुलाकात राघव से हुई। राघव एक खुशमिजाज और होशियार लड़का था, जो अपने दोस्तों में बहुत लोकप्रिय था। मेरी और राघव की पहली मुलाकात एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान हुई। राघव की बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास ने मुझे प्रभावित किया और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। समय बीतता गया और मेरी और राघव की दोस्ती गहरी होती चली गई। हम अक्सर कॉलेज के बाद कैफे में बैठकर अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में बातें किया करते थे। राघव की सकारात्मकता और उसकी समस्याओं को हल करने की क्षमता ने मुझे प्रेरित किया। वह हमेशा मेरी सहायता करता और मुझे हर स्थिति में खुश रखने की कोशिश करता। एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरी दिलचस्पी राघव के प्रति दोस्ती से अधिक हो गई है। मुझे राघव की मौजूदगी में एक अलग ही खुशी और सुकून का एहसास होता था। मेरे लिए यह एहसास नया था और मैंने इसे लेकर अपने मन में कई सवाल खड़े किए। क्या यह प्यार था? क्या राघव भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करता था? इन सवालों के साथ मैं दिन और रातें गुजरने लगी। मैंने अपने दिल की बात अपनी सबसे अच्छी सहेली साक्षी को बताई। साक्षी ने मुझे समझाया कि अगर मुझे राघव के प्रति सच में ऐसा महसूस होता है तो मुझे अपने दिल की बात राघव से करनी चाहिए। मैंने हिम्मत जुटाई और एक दिन राघव को अपनी भावनाओं के बारे में बताने का निर्णय लिया। मैंने राघव को कॉलेज के बाद मिलने के लिए बुलाया। मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन मेरे दिल में यह विश्वास था कि मुझे सच बोलना चाहिए। कैफे में बैठकर मैंने धीरे धीरे अपनी भावनाएं राघव के सामने रखीं। मैंने उसे बताया कि कैसे उसकी दोस्ती उसके लिए कितना मायने रखती है और कैसे वह उसे पसंद करने लगी है। राघव ने बड़े ही धैर्य से मेरी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रुचि, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ अपने जीवन की हर खुशी और दुख बांटना चाहता हूँ। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। हम दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति गहरा था, लेकिन यह प्यार जल्द ही एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाला था। मेरे परिवार को इस रिश्ते की भनक लग गई। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध में है, तो उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मेरे घर में अब मेरी स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे। मेरे माता पिता ने मुझे समझाने की कोशिश की कि यह प्यार सिर्फ एक आकर्षण है, और उन लोगों ने मुझे काफी भला बुरा कहा, लेकिन मैंने भी ठान लिया कि राघव के बिना मुझे नहीं रहना है।
राघव मेरी जिंदगी बन चुका था। उसके बिना तो मैं बिल्कुल अधूरी थी। राघव ने हर कार्य में मेरी इतनी मदद की थी कि अब वो मुझे मेरा सब कुछ लगने लगा था और राघव भी मेरे बिना नहीं रह सकता था। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती थी। मुझ पर कई पाबंदियां लगाई गईं। मुझे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और कॉलेज जाने के लिए भी मुझे सीमित समय दिया गया। मेरी हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। मेरे माता पिता को यह डर था कि कहीं उनकी बेटी समाज में बदनामी का कारण न बन जाए। मैंने कई बार अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की कि राघव एक अच्छा इंसान है और वे दोनों एक दूसरे के प्रति गंभीर हैं, लेकिन मेरे माता पिता इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे लिए यह समय बहुत कठिन था। एक तरफ मेरा प्यार था और दूसरी तरफ मेरे माता पिता की अपेक्षाएं और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल था। मैं खुद को इस जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। मैंने राघव से अपनी स्थिति के बारे में बात की और दोनों ने मिलकर इसका समाधान निकालने की कोशिश की। राघव ने मुझे समझाया कि उन्हें संयम और समझदारी से काम लेना होगा। वह चाहता था कि मैं अपने माता पिता का विश्वास फिर से जीत सकूं और उनके सामने अपनी बात रख सकूं। राघव ने मुझे आश्वासन दिया कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा और उनके प्यार को किसी भी तरह की मुश्किलों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब मेरे माता पिता को यह लगने लगा कि मैं राघव को नहीं छोड़ने वाली हूं, तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि मुझसे मेरा मोबाइल छीनकर मुझे मेरे ननिहाल भेज दे, ताकि मैं राघव से न मिल पाऊं और न ही बात कर पाऊं और उससे दूर हो जाऊं। एक दिन मेरे माता पिता ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं और हमने सोचा है कि तुम कुछ समय के लिए अपने नानी के पास चली जाओ। वहां का वातावरण भी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैंने यह सुनकर थोड़ी निराशा से कहा, लेकिन माँ, मैं आपके साथ अपनी छुट्टियां बिताना चाहती थी। हमने कितनी सारी योजनाएं बनाई थीं। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें कुछ नया अनुभव मिलेगा और नानी को भी तुम्हारी बहुत याद आती है। लेकिन मैं सब समझ रही थी कि ये लोग किस लिए इतना मीठा बन रहे हैं। मुझे राघव पर यकीन था कि वो मुझे कभी अकेला नहीं पड़ने देगा, और जब मैंने राघव से इस बारे में बात की तो उसने कह दिया कि तुम चली जाओ। वैसे भी इन लोगों से दूर रहोगी तो तुम्हारा मन भी हल्का रहेगा, वरना ये तो बस शक ही करते हैं। उसके बाद मैंने उन लोगों के सामने ननिहाल जाने की सहमति जताई और अपने नानी के घर जाने की तैयारी करने लगी। नानी का घर एक छोटे से गांव में था, जहां का वातावरण एकदम शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। मुझे नानी ने अपने पास बैठाया और प्यार से पूछा, कैसी हो मेरी बच्ची? यहां आकर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी नानी, यहां बहुत अच्छा लग रहा है। नानी ने मुझको गांव की सुंदरता के बारे में बताया और कहा, बेटा, यहाँ की ताजगी और शांति तुम्हारे मन को नई ऊर्जा देगी। यहाँ का हर दिन तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आएगा। धीरे धीरे मैंने गांव की सरल जीवन शैली को समझा और वहां के लोगों से घुल मिल गई। मैंने गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। समय बीतने के साथ साथ अब मुझे एहसास हुआ कि राघव भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे वापस जाना चाहिए। एक रोज जब मैं बैठी थी तो मैंने अपनी नानी को मेरी माँ से बात करते हुए सुना कि वो लोग मेरे लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। लड़का मिलते ही मेरी शादी कर देंगे। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो चुका था कि मेरे घर वालों ने मुझे प्लान के साथ यहाँ पर भेजा है, और अगर मुझे लगने लगा कि अगर मैं यहाँ पर ज्यादा दिन रुकी तो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे और मैं राघव से दूर हो जाऊंगी। और यह तो कभी होने को ही नहीं था कि मैं राघव के बगैर रह सकूं, क्योंकि राघव के बिना रहना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल था। मैं उसके बिना जी भी नहीं सकती थी, क्योंकि हम दोनों का प्यार इतना गहरा था कि हम एक दूसरे के बिना रहना एक पल के लिए भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। अब मैंने आव देखा ना, ताऊ सीधा अपनी पैकिंग की और अपने घर के लिए निकल गई। मेरी नानी जी ने मुझे काफी रोकने की कोशिश की। वह कहने लगे कि कुछ दिन और यहाँ पर रह मस्ती कर, उसके बाद चले जाना। वहां पर तो तुझे जाना ही है,
कभी भी जा सकती है, तभी मैंने अपनी नानी माँ की बात को नहीं माना और उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे पता है आप लोग अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों की बातों में आने वाली नहीं हूं। इसलिए मैंने जल्दी से पैकिंग की और अपने घर के लिए निकल गई। घर आते ही मैंने सबसे पहले माँ से कहा कि आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हो वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग मुझे यह बताइए कि राघव में क्या कमी है जो आप लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हो। हम दोनों को एक होने से आप लोगों को क्या आपत्ति है। इतने में मेरे पिताजी आ जाते हैं और वह कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो तुमसे तुम्हारे राघव को है, तुम खुद उससे बात कर लो। तभी मैंने कहा कि वह लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। राघव को मुझसे क्या आपत्ति हो सकती है, वह तो मुझसे इतना प्यार करता है, वह मेरे लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने उन लोगों की बातों को पूरी नहीं सुना। उससे पहले ही जल्दी से राघव के घर के लिए निकल गई और सीधी राघव के पास जाकर उसे कहने लगी कि मेरे घर वाले इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है। तभी राघव ने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं और उसी के साथ शादी करूंगा। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। इसे तुम जो मर्जी समझो, लेकिन मुझे माफ करो, मेरा पीछा छोड़ दो। राघव की ऐसी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि राघव ऐसी बातें क्यों कर रहा है। आज तक मुझे इतना प्यार करने वाला लड़का इतनी अचानक से कैसे बदल गया। पहले तो मुझे मेरे घर वालों की चाल लगी, लेकिन उसके बाद जब राघव के मुंह से यह सब बातें सुनी तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि राघव ने ही मुझे धोखा दिया है। अब मुझे राघव से नफरत होने लगी थी। मैं रोते हुए अपने घर आ गई और अपने कमरे को बंद करके किसी से कोई बात नहीं की और वहीं पर सो गई। अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि राघव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर उसे ऐसा ही करना था तो मुझे पहले प्यार में क्यों फंसाया। मैंने राघव के साथ शादी करने के लिए अपने घर परिवार वालों को कितना दुखी किया। सब लोगों से झगड़ा करती थी ताकि मैं राघव को कभी छोड़ ना सकूं, लेकिन राघव ने ही अंत में मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे राघव से इस बारे में कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे साथ ऐसा कर जाएगा, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि प्यार वगैरह कुछ नहीं होता। राघव के धोखे के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा प्यार के ऊपर से विश्वास ही उठ चुका था। एक रोज जब मैं किसी काम से बाहर जा रही थी तो मैंने देखा कि राघव फोन पर किसी से बात कर रहा है और उसकी आंखों में आंसू थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद जिस लड़की के लिए उसने मुझे छोड़ा था वह लड़की उसे छोड़कर चली गई। मुझे थोड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि अब इसे भी एहसास हो जाएगा कि किसी को छोड़कर जाने पर कितना दुख होता है। तभी मैंने सोचा इसकी बातें तो सुनी जाएं। मैंने एक पेड़ के पीछे छुपकर राघव की सारी बातें सुनी। उसके बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि राघव ने मुझे धोखा नहीं दिया था, बल्कि मेरे घर वालों ने उसके साथ जबरदस्ती करके मुझे धोखा दिलवाया था। दरअसल राघव अपने दोस्त से बात कर रहा था कि वह मेरे बिना रह नहीं पा रहा है। वह मुझे बहुत याद करता है, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से वह मेरे पास आकर मिले। क्योंकि जब मैं ननिहाल गई हुई थी तो राघव के घर पर मेरे परिवार वाले गए और उसे धमकियां दी और कहा कि अगर तुम मुझसे दूर नहीं हो जाओगे तो तुम्हारे घर परिवार वालों को हम मार देंगे और तुम्हें मार देंगे। अगर तुम्हें अपने घर वालों की जान प्यारी है तो हमारी लड़की से दूर हो जाओ। राघव ने दबाव में आकर ये फैसला लिया था, जिस वजह से हम दोनों अलग हो गए। अब तो मेरा भी रिश्ता तय हो चुका था, इसलिए मैं किसी दूसरे लड़के की जिंदगी खराब नहीं कर सकती थी। मुझे एहसास तो हो गया था कि राघव बेचारा इन सब में मजबूरी में फंसा हुआ है, लेकिन अब मैं लौटकर राघव के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब मैंने अपने घर वालों की बात मान ली थी और किसी दूसरे लड़के से शादी करने का भी फैसला कर लिया था। अब तो मेरी शादी की डेट भी रख दी गई थी और रिश्ता भी पक्का हो गया था, तो अब मैं बीच में ऐसे नहीं कर सकती थी। मुझे दुख तो बहुत हुआ कि मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया,
लेकिन फिर मैंने फैसला कर लिया कि अब जिस भी लड़के से मेरी शादी होगी मैं उसी के पास रहूंगी, कभी भी अपने माता पिता के पास नहीं आऊंगी, ताकि इन्हें भी तो एहसास हो कि बेटी के साथ धोखा करने से क्या होता है। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब राघव को कुछ भी पता नहीं था कि पूरी सच्चाई मुझे मालूम है। उसे तो ऐसा ही लगता था कि मैं उससे नफरत करती हूं, लेकिन मेरे दिल में तो हमेशा से ही राघव था, और उस बात के बाद में तो राघव के लिए मेरे दिल में और इज्जत हो गई। अब राघव की भी शादी हो चुकी थी और मेरी भी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद मुझे सुहागरात के लिए मेरे कमरे में ले जाया गया। वहां ले जाकर मुझे बैठा दिया। कमरा काफी अच्छी तरह से सजा हुआ था और सब लोग खुशियां मना रहे थे। थोड़ी ही देर बाद मेरे कमरे में मेरे पति आए, जिनका नाम राजेश था। राजेश ने आकर मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ को थामते हुए कहने लगे कि आज से तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। तुम ही हमारे घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाना। दरअसल मेरी सास नहीं थी, सिर्फ ससुर और पति दो ही थे। तभी मेरे पति ने कहा कि अब तक हम दोनों ही इस घर को चलाते आए हैं, क्योंकि माँ के जाने के बाद हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां गिर गई थीं। लेकिन अब तुम आ गई हो तो तुम मेरे पिताजी का ख्याल रखना, हमारी परंपरा को बनाए रखना और हमारे परिवार को अच्छे से चलाना। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगा। फिर ऐसे ही हम दोनों ने एक दूसरे से वादे किए और अच्छे से बातें करने के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगे। लेकिन मेरे पति ने तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं। वह तो जानवरों की तरह मुझे नोचे जा रहे थे। मैं दर्द के मारे चिल्ला रही थी, क्योंकि यह मेरा पहली बार था और पहली बार में ही इतना दर्द हो रहा था। मैंने अपने पति को काफी कहा कि हम थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन वह तो इसमें इतने डूब चुके थे कि किसी भी चीज को सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने पति को संतुष्ट किया और सुबह होने पर नहाने चली गई। लेकिन मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूट रहा था, क्योंकि पूरी रात में चैन से ना सो पाई थी और बिल्कुल तंग भी हुई थी। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस दर्द को कैसे दूर किया जाए। जब मेरे पति उठ गए तो मैंने उन्हें रात की सारी बात बताई और कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो मेरे जीवन साथी थे, मेरे हर दुख सुख को समझने वाले थे। ऐसा पहली बार हुआ था तो आपका फर्ज बनता था कि मेरे ऊपर दया करके मुझे थोड़ा आराम दिया जाए। लेकिन आपने तो मेरी एक ना सुनी और अपनी ही चलाते रहे। आपको पता है ना मैं पूरी रात कितनी परेशान हुई। तभी मेरे पति ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा कि दरअसल मुझे एक अजीब ही नशा हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब हमारी शादी के बाद मैं अपने दोस्तों को मिठाई वगैरह देने के लिए बाहर गया तो उन्होंने मुझसे पार्टी मांगी। मैंने उन लोगों को शराब की बोतलें और कुछ पैसे दे दिए और कहा कि आप लोग पार्टी कर लीजिए। लेकिन उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती थोड़ी सी शराब पिला दी। मैंने आज तक कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उन लोगों ने जीत से पिला दी तो मेरे दिमाग के अंदर पूरी तरह से शराब का नशा चढ़ गया था और मुझे कुछ भी समझ नहीं रही थी, ना ही मुझे किसी की कोई तकलीफ दिखाई दे रही थी। इसलिए मैं पूरी तरह से उस नशे में चूर हो गया और तुम्हारी साथ सब कर बैठा, वरना मैं तुम्हें जरूर समझता और तुम्हें इतना परेशान भी नहीं करता। तभी मैंने अपने पति की सारी सिचुएशन समझी और उनसे कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तभी मेरे पति ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे अच्छे बुरे सब चीजों की समझ है और मुझे पता है कि लड़की के लिए यह सब कितना मुश्किल होता है कि मैं हर किसी की सिचुएशन समझता हूं तो तुम्हारी भला क्यों ना समझता। लेकिन मुझसे गलती हो गई। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे की मर्जी के हिसाब से ही पूरी जिंदगी गुजारेंगे। मेरे पति की ऐसी बातें सुनकर मुझे संतुष्टि हुई और मैंने मन में सोचा कि उस राघव से तो मुझे घर वालों ने दूर कर दिया, लेकिन भगवान ने मुझे दूसरा राघव दे दिया था जो मुझे उस राघव की तरह ही प्यार करता था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।